नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और आज बात करेंगे एक बार फिर से ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की जो कि लगातार एस्केलेट हो रहा है और दुनिया भर में इस तबाही को देखते हुए काफ़ी खौफ नज़र आ रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी की है और जिस तरह से हमलेबाज़ी की है उससे बड़े नुकसान की उम्मीद है लेकिन इज़राइल की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही है। इज़राइल का कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट को आज समझेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र सहीदो। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज़फ़र साहब। नमस्ते, नमस्ते अंबर जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू। ज़फ़र साहब ईरान-इज़राइल को लेकर जैसे ही पिछले साल 7 अक्टूबर इज़राइल पे हमला हुआ था तो एक ग्लोबली एक सेंटिमेंट इज़राइल के साथ में था। फिर जिस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ वो सेंटिमेंट कहीं न कहीं ख़त्म होता गया और आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं तो कहीं न कहीं लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। किसी को लगता है ईरान बड़ा ज़ुल्म कर रहा है, किसी को लग रहा है इज़राइल बड़ा ज़ुल्म कर रहा है। आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? क्यों हो रहा है? आप इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें। अ, अंबर जी देखें जब इसराइल बना था 1947 में तो उसके यानी ईरान और इसराइल के जो है ना ताल्लुकात ऐसा समझें 3-4 फेजेज़ में रहे हैं। डिफरेंट टाइम में कुछ टाइम में सही रहा है, कुछ टाइम में इनके ताल्लुकात खराब रहे हैं। ठीक है? और यानी ईरान तुर्की के बाद सेकंड कंट्री था, मुस्लिम मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था, ठीक है? और इसी ईरान ने यूएन में इसको इसराइल को आने से रोकने की करारदाद भी की थी। तो ये इनका जो इश्यू है ना, वो एक तो इस्लामिक आइडियोलॉजी और रेडिकलिज़्म और एक यानी सेहूनी या यहूदी स्टेट का ना मानना, एक तो वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यानी जब ईरान रिवॉल्यूशन हुआ या ऐसा समझें कि ये जो अ खुमैनी का टाइम जब हम देखते हैं, तो वहाँ से जो है ना चीज़ें खराब हुई थी। 1979 से लेके 1990 तक जो पीरियड था ना, वहाँ से मामलात बिल्कुल खराब हुए थे इनके। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यानी उससे पहले रज़ा शाह पहलवी के टाइम में यानी जो इनकलाब था, ईरान का इनकलाब था, उससे पहले ईरान ने सपोर्ट किया इसराइल ने सपोर्ट किया था इराक को ईरान को, यानी एम्यूनिशन दी थी इसराइल ने ईरान को कि जो इराक की यानी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ईरान-इराक की वार में, तो जब आप चीज़ों को देखते हैं इस पस मंज़र में कि यानी कभी सपोर्ट हो रही है, कभी जो है फाइट हो रही है। ज़्यादा जो एस्केलेशन या ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हुई है, वो हुई है आफ्टर इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान, यानी जो खुमैनी का टाइम जैसे ही शुरू हुआ है, तो वहाँ से ये इनका प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल की पाकिस्तान से, तो उन्होंने जैसे ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खरीदी थी, तो पहला थ्रेट इन्होंने इसराइल को दिया। यानी मुझे याद है कि ईरान ये कहता रहा कि इसराइल छोटा शैतान है, अमेरिका बड़ा शैतान है और यूनाइटेड नेशन जो है उनसे थोड़ा शैतान है। तो यानी एक एनिमिटी वहाँ से शुरू हुई। 1990 के बाद आप देखें कि अभी तक ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं या जो मुजाहिदीन थे या जंदरला था जो, उन्होंने पूरी दुनिया में इसराइल के 14 एम्बेसीज़ पे अभी तक हमले किए हैं, वर्ल्ड वाइड। इंडिया से लेके, मलेशिया से लेके, अफ्रीका से लेके यानी हर जगह पे इन्होंने जो है प्रॉक्सी से हमले हमले किए हैं। इसराइल हमेशा ये बोलता रहा है कि इस खित्ते में ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके पीछे कौन है? अमेरिका है। उसके पीछे कौन है? यूरोप है। क्योंकि अमेरिका, यूरोप नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो।
और 2-3 मर्तबा इसराइल ने यानी अटैक एक्चुअली अमेरिका और वेस्ट का था, लेकिन उन्होंने इसराइल के थ्रू अटैक किया क्योंकि इस रीजन में, मिडल ईस्ट में जो मेन प्लेयर है वो इसराइल है। अच्छा, उसके एक और भी रीज़न है, यानी अरब और ईरानियन की आपस में हमेशा नहीं बनती है और अरब कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उन अरब कंट्रीज़ को जो है प्रोटेक्ट कौन करता है? अमेरिका करता है क्योंकि अमेरिका के आप अगर अड्डे देखें तो कतर में भी हैं, सऊदी में, यानी हर जगह पे हैं। और ईरान का और वहाबी और वो शिया वाला जो मसला है ना, तो वो बहुत टाइम से वो भी चल रहा है। तो अ, दीज़ आर एक्चुअली द की फैक्टर्स बिहाइंड ईरान और इसराइल। यानी हमने एक देखा कि एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक अरब ईरान सिचुएशन की वजह से है, अरब और ईरानियन सिचुएशन की वजह से है, और एक जो इश्यू है वो ये है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, जो कि वेस्ट नहीं चाहता है। तो 3 जो मेन कारण हैं वो इसके ये हैं। जी, बिल्कुल। और अब हम इस पूरे जिस तरह से ईरान की जवाबी कार्रवाई हम सब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की जो पार्टनरशिप है वो बहुत गहरी है। जहाँ इज़राइल है वहाँ अमेरिका है, इनफैक्ट अगर इज़राइल कहीं ब्लंडर भी कर देता है तो मजबूरन ही सही अमेरिका को उसको समेटना पड़ता है। आखिर अमेरिका इज़राइल को इस कदर सपोर्ट क्यों करता है? देखें, जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो मोस्टली यानी जो इंडस्ट्रियल वेपन्स इंडस्ट्री है जो, और जो यहाँ पे जितनी भी चेन्स हैं, वो सभी, या साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, या ऐसा समझें कि जो डीप स्टेट है यहाँ पे, वो मोस्टली ज्यूज़ हैं, डोमिनेट करते हैं वो। कांग्रेस, सेनेट हर जगह पे वो डोमिनेट करते हैं। फंड्स क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अमीर यानी वॉल स्ट्रीट से लेके अगर आप शॉप तक चले जाएँ तो वो आपको प्रोडक्ट जो है वो इसराइल की या यहूदी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये मेन रीज़न है एक तो। दूसरा रीज़न ये है कि मिडल ईस्ट में या इस खित्ते में अ यानी अमेरिका को और यूरोप को, इंग्लैंड को कोई ऐसा पावरफुल कंट्री चाहिए कि वो अपने मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो इसी रीजन में है ना, तो उसको कंट्रोल करना, उसको मार्केट में लाना, उसको उसके लिए लाज़मी आपको कोई ना कोई चाहिए उस रीजन में। पाकिस्तान पे तो इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी नहीं दे सकते ना, तो वो इसराइल पे ज़िम्मेवारी है। जी। लेकिन हम ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उसमें एक बहुत बड़ा डिवाइड देख रहे हैं। उसके पीछे की आपने एक वजह भी बताई। लेकिन जिस तरह से एक खामोशी है, अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ से शुरुआत हुई है गज़ा। गज़ा और फ़लस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी शिया नहीं है, वो सब के सब सुन्नी हैं। लेकिन उसको ईरान सपोर्ट करता है, जो कि शिया कंट्री है। लेकिन बावजूद उसके भी हम पूरे ओआईसी में या फिर इस्लामिक वर्ल्ड में कहें एक डिवाइड है और खामोशी नज़र आ रही है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए। आखिर इस्लामिक वर्ल्ड का क्या स्टैंड आप इस पूरे उस पे देख पा रहे हैं? मुआशी मफ़ाद, हर हर कोई अपने मुआशी मफ़ाद देखता है। अभी यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएँ ना कि इब्राहिम अकॉर्ड बना हुआ है खलीजी ममालिक से, ठीक है? यहाँ पे जॉर्डन से इसराइल का पैक्ट बना हुआ है। इजिप्ट में अमेरिकन और इज़राइली फ़ौजें बैठी हुई हैं। तुर्की जो यानी 2 दिन पहले वो उर्दगान ने एक अनाउंसमेंट की थी कि मुस्लिम दुनिया को साथ आ जाना चाहिए और अटैक करना चाहिए। जबकि यानी सबसे ज़्यादा जो यानी वेपन्स और प्लेन्स और जो फ़ौजी अड्डे हैं वो तुर्की में अमेरिका के हैं। तो भाई आप खुद ही वहाँ पे क्यों नहीं करते, जो पूरी दुनिया को आप बुला रहे हो? तो आई थिंक ये पूरा जो है ना बस मुस्लिम उम्मा यानी आप ऐसा समझें कि जो
इग्नोरेंट पीपल हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको इस्लाम और इन चीज़ों का ज़्यादा मालूम नहीं है और वो अपने मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उनके पीछे चल रहे हैं, तो उनको एक यानी ये पुड़िया दे दी जाती है कि भाई ये इस्लाम है, ये मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन खुद करने का कोई भी किसी में भी ना जुर्यत है और वो अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। जी, बिल्कुल और सबसे ज़्यादा मज़लूमी का मातम करने वाला पाकिस्तान भी कहीं न कहीं इस इज़राइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इज़राइल की तरफ हमें नज़र आ रहा है क्योंकि इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता नहीं, पाकिस्तान। उसके उसके तो सबूत हैं ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि यू कैन ट्रैवल एनीवेयर बट एक्सेप्ट इज़राइल, ठीक है? जबकि अभी यानी जब फ़लस्तीन, इज़राइल अभी ये जो रिसेंट फ्यू मंथ्स में जब से ये 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है, उसके बाद ईरान ने वाया इजिप्ट सॉरी पाकिस्तान ने वाया इजिप्ट जो है एम्यूनेशन दी थी किसको? इज़राइल को। तभी इनको आईएमएफ का फंड मिला। अच्छा, उससे बाद आप लास्ट वीक जब लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए निकले इस्लामाबाद और ईरान इसमें इज़राइल के खिलाफ तो उन सबको सब पे जो है आंसू गैस चलाया गया और सबको अंदर किया गया। मि इसर मिज इजिप्ट को आप देख लें, सीरिया को देख लें, हर जगह पे यही हो रहा है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यही है कि लगातार ये एस्केलेशन काफ़ी अरसे से गहराता जा रहा है, लेकिन अगेन अगर हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करें, तो एक बड़ा डिवाइड इस पे क्लियर होता नज़र आ रहा है। लेकिन सऊदी की अगर हम भूमिका देखें, जिस तरह से अब्राहम अकॉर्ड की आपने बात की, लगभग सऊदी अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला ही था, लेकिन ये सब 7 अक्टूबर वाला सब हो गया। उसके बाद से अब सऊदी का स्टैंड भी थोड़ा-सा बदला है कि पहले आप फ़िलिस्तीन का मामला फिक्स करें, उसके बाद आगे बात होगी। जिस तरह से एक एक डिप्लोमैटिक स्टैंड कुछ कंट्रीज़ का जेपीसीओ की बात करें या फिर हम सऊदी की बात करें, एक डिप्लोमैटिक स्टैंड उनका नज़र आ रहा है। तो क्या अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को गहराते हुए देखते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ आ रहे हैं, फ्रांस अपने ट्रूप्स भेज रहा है मिडल ईस्ट में, अमेरिका तो इज़राइल है तो अमेरिका आएगा। अभी ईरान की ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें इज़राइल ने बड़ी कार्रवाई जवाब में करने की बात कही और ये भी उम्मीद की जा रही है कि बड़ा ही कुछ होगा। तो इस सब में अगर ये और आगे बढ़ता है मामला, तो क्या ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ये लोग आगे आएँगे ईरान के सपोर्ट में? नहीं कभी भी नहीं आएँगे क्योंकि ये अरब और इरानियन जो इश्यू है ना, वो आज से नहीं है, वो इस्लाम के शुरू होने से ही शुरू हुआ था, तो ये आप कभी भी नहीं कर सकते। बाकी देखें, पूरी दुनिया चाह रही है कि इस मसले का हल हो और वो जो टू स्टेट प्लान है यूएन में, जिसको इंडिया भी सपोर्ट करता है, तो वो चीज़ आगे चल के होगी, लेकिन अभी इसराइल ये बोल रहा है कि जब तक एक भी टेररिस्ट, एक भी हमास का आदमी, एक भी हिज़्बुल्लाह का आदमी, एक भी हूथीज़, एक भी जंदुल्लाह का आदमी, एक भी ईरानियन मुजाहिदीन का आदमी जब तक मौजूद है, तब तक हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। उसके लिए हमें लुबनान जाना पड़े, उसके लिए हमें इराक जाना पड़े, उसके लिए हमें ईरान जाना पड़े, हम जब तक न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे इन टेररिस्ट को, अपनी यानी सिक्योर फ्यूचर का हमें यानी हो जाएगा कि अभी हमारा फ्यूचर सिक्योर है और कोई भी टेररिस्ट ग्रुप इस रीजन में नहीं है, कोई भी प्रॉक्सी नहीं है, ये वार तभी हम खत्म करेंगे। बाकी जहाँ तक बात है ईरान की देखें, ईरान फेस सेविंग कर रहा है, उनके उनमें वो इतना वो पेपर वाला शेयर नहीं होता है, कागज़ वाला शेयर। ईरान एक्चुअल वो है, उनके पास वो कैपेबिलिटी या उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो इसराइल अ, को ख़त्म कर सकें या इसराइल से लड़ सकें क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका की सबसे बड़ी फ्लीट अभी वहाँ पे खड़ी हुई है। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो ईरान आई डोंट थिंक सो विल सर्वाइव वन नाइट। तो ये अभी भी इन्होंने जो अटैक किया ना,
पहले मिसाइल लगाए थे, फिर अभी जो लगाया वो भी पूछ के लगाए हैं अमेरिका से। हालाँकि अमेरिका बोल रहा है कि यानी हमें नहीं बताया गया या ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इनको फेस सेविंग करनी थी। वो हमास के लीडर जो हानिया वहाँ पे ईरान में उसको मारा गया और हिज़्बुल्लाह के चीफ को जो मारा गया यहाँ पे लेबनान में, तो उनको फेस सेविंग करनी थी और फेस सेविंग की वजह से ये 200 मिसाइल दाग दिए। आप क्या समझते हैं 200 मिसाइल कोई मज़ाक की बात है क्या? और इस्राइल में कुछ भी नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ये बात भी है कि ईरान कह रहा है कि काफ़ी उनके मिलिट्री बेस कई सारे नहीं, खत्म नहीं, हो नहीं, 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 इसराइल ऐसी कोई डिनाई भी कर बात रहा है। अगर देखें ना, अगर अगर मिसाल के तौर पर एक तरफ यानी जब हमला होता है तो आपके की लीडर्स, आपका प्रेज़िडेंट, आपका चीफ सभी चले जाते हैं और एक तरफ हमला होता है वो अगर 4-5 टैंक अगर उन्होंने उड़ा दिए तो क्या यानी आप समझ सकते हैं ना ऐसे भी नहीं है। लेकिन ज़फ़र साहब एक बात ये है कि हम रशिया यूक्रेन वॉर पिछले कई सालों से चल रहा है और अब हुँ, 1 साल हमास और जो इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट था उसको भी हो रहा है और उसके बीच में हमने लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट को हम एस्केलेट होता हुआ देख रहे हैं। अब ये ऑल आउट वॉर ईरान-इज़राइल के बीच लगभग हो चुकी है तय। अब इस सब को देखते हुए जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही काफ़ी इससे असरअंदाज़ हुई है। अब अगर ये वॉर बढ़ता है इसमें अमेरिका भी आ जाता है, इधर से क्या रशिया, चाइना आएँगे और जो ग्लोबल हम इकोनॉमी को इफ़ेक्ट होते हुए देख रहे हैं, इन्फ्लेशन है, प्लस ऑयल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। कई सारी ऐसी समस्याएँ जो हैं, वो हमारे सामने हैं। इस सब पे आप क्या कहते हैं? देखें अंबर जी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा। ना चाइना चाहता है, ना इंडिया चाहता है, ना रशिया चाहता है, ना अमेरिका अमेरिका चाहता है या यूरोप चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर वॉर हो। बाकी अ, यानी अगर आप अ, आम लोगों के लिए इकोनॉमी बोलें तो चलो ठीक है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर जो मेन प्रेडेटर्स हैं, जो मेन इस बिज़नेस में हैं, वॉर बिज़नेस में हैं, तो मिशन उनकी तो कमाई हो रही है ना। तो उसमें तो उनकी फिर सबसे उनकी तो ज़्यादा कमाई अमेरिका हो ही रही है और ये अमेरिका जो है यही पैसा आगे चल के लोगों पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अ, अगर यानी ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ भी लेते हैं कि ये वार हो जाती है, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाती है, तो उससे भी यानी यही है कि अ यानी जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब जंग होती है तो नए मुल्क भी बनते हैं, ठीक है? तो अब हम जो सिंध के लोग हैं या इस खित्ते के जो बलोच हैं, पश्तून हैं या हिस्टोरिकल नेशंस हैं, शायद उनका भला हो जाए अगर जंग जंग छिड़ गई इस रीजन में तो उनका भला हो जाएगा। जो कि इंडिया नहीं चाहता या ना ही अमेरिका चाहता है, ना यूरोप चाहता है कि उस लेवल की जंग जाए। बाकी ये थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही हैं तो मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको न्यूट्रलाइज़ करने में, जो रीजन में जितने भी प्रॉक्सीज़ हैं या टेररिस्ट हैं या इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, उनको इज़राइल जल्द ही कर देगा, न्यूट्रलाइज़ कर देगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है और अब जो प्रॉक्सीज़ पे की जो लीडरशिप उसको लगातार इज़राइल ने निशाना बनाया, उसके बाद ईरान भी इसमें सीधे तौर पर आ गया। पहले भी जवाबी कार्रवाई इस तरह की थी। लेकिन अगर अगर वो इज़राइल लगातार इस तरह से हमले करता रहता, तो फिर ईरान पीछे तो नहीं हटेगा, अब सीधी-सी बात है। तो ये तो सीधा फिर ईरान को जैसे ईरान का इराक बनाएँगे और नेतन्याहू ने कहा ही है कि हम ऑप्रेसर जो रिजीम है उसको हम हटाएँगे, आज़ादी दिलाएँगे। तो जैसे अमेरिका अफ़गानियों को आज़ादी दिला था वैसे ही ये ईरान को आज़ादी दिलाएँगे। तो इनका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा करना, उसके नाम पर ये लोगों को आज़ादी दिलाने आ जाते हैं। उसका क्या? देखें ये तो आप
आज से नहीं, ये ह्यूमन हिस्ट्री है कि भाई हुँ, जिसके पास भी अगर पैसा होता है, सिंध पे जितने भी आज तक हमले हुए वो इसी वजह से हुए ना कि आवर रीजन वाज रिच। तो अच्छा। अ, हम इसी इसी तरह से अगर ईरान में ऑयल, गैस और सभी चीज़ें हैं और इनको रिजीम चेंज करना है, तो वो कर लेंगे। बाकी आप बोल रहे हैं कि ईरान कुछ कर सकता है, ईरान कुछ नहीं कर सकता है। ईरान की वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, ईरान के पास इतने सोर्सेज़ ही नहीं है। एक ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल इन्होंने तबाह कर दी है गुज़िश्ता 20-30 साल में। आई डोंट थिंक सो कि ईरान अमेरिका से इसराइल से ही नहीं लड़ सकता, ईरान से क्या लड़ेगा? तो ये आ जाएँगे, सुलह पे आ जाएँगे और देखें असल जो है खुमैनी का मसला है और ये रिजीम चेंज का है। वन्स इट इज़ डन, एवरीथिंग विल बी स्मूथ इन दिस रीजन। तो वो शायद हमें जल्द दिखाई देगा। जी, बिल्कुल देखते हैं कि आखिर ये मामला कहाँ पर पहुँचता है, एस्केलेशन लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट में होता जा रहा है, जो कि हम अगर अपने रीजन की बात करें, इंडियन रीजन या फिर पूरे वेस्ट एशिया के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है और वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी असरअंदाज हुई है पिछले कई कॉन्फ्लिक्ट से। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें राहत मिले और ये कॉन्फ्लिक्ट थम जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।